हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन टारगेट पर। और मैंने जैसा कि नाउन का जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी चीज़ें थी, सब क्लियर कर दिया। नाउन को मैंने 3 पार्ट्स में पढ़ाया और बिल्कुल डीपली पढ़ाया, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया। वैसे ही मैं अब पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन को, वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। और आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से 7 से 8 क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन की बेसिक बातों को। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है ना, तो एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मतलब सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और एक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। और आज के सेशन में प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के बारे में पहले हम बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम ओरिएंटेड यानी एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। खास बात क्या प्रोनाउन की, अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। यानी जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। लेकिन रिप्लेस करने के पीछे की वजह क्या है, तो वजह ये है कि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए प्रोनाउन को लिखा जाता है नाउन की जगह पर, ठीक है। तो देखिए, अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन टू प्रिवेंट द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जैसे कि आप ये जानते हैं ये प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। मैं पूरा चार्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल देखिएगा कि मिस्टर शर्मा सर इज अ गुड टीचर, ही इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखिए जो शर्मा, मिस्टर शर्मा सर है, एक बार इनका नाम आ गया, दोबारा फिर ये उन्हीं के बारे में बातचीत कही जा रही है। यहाँ पर फिर लिख सकते थे हम मिस्टर शर्मा इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन बार बार रिपीट होता है। तो रिपीट होने से क्या होता है, इस सेंटेंस की सुंदरता खत्म हो जाती है। सोचिए, मैं कहूँ कि राम ऐसा करता है, फिर राम ऐसा करता है, राम ऐसा करता है, बार बार अगर हम नाम रिपीट करेंगे उसका, तो फिर क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा कि इसकी जो सेंटेंस की सुंदरता है वो कम हो जाएगी। इस वजह से मैंने देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये नाउन है तो नाउन की जगह पर रिप्लेस करके ही लिख दिया गया, ठीक है। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको पता भी है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होगा और आपके क्वेश्चंस यहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस दे देगा, उसमें जो दैट से शुरू होगा और पूछ लेंगे कि दैट क्या है, तो दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार इन सब के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे, एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं, जो किसी व्यक्ति को बताते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने वाले जितने नाउन होते हैं वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जैसे मैंने कहा पजेसिव प्रोनाउंस, यानी पजेसिव का मतलब होता है ये पोजेशन से बना है, यानी जो अधिकार दिखाने वाले जो सर्वनाम होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ठीक है। मैं जानता हूँ कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, और सीक्वेंस में ही हम धीमे धीमे एडवांस लेवल की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जहाँ पर आपको आता है और जहाँ पर नहीं आता है वहाँ तो आप सीखते ही हैं। और देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि संकेतवाचक, क्या होता है, संकेतवाचक। जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ बुक, अब आपसे पूछ देगा कि अगर पूछ दिया कि दिस क्या है, तो आपको बताना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये संकेत कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है वो एक किताब है। मैं कह दूं कि क्या कह दूं कि दैट इज अ कंप्यूटर, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये इंडिकेट का काम करते हैं, ये संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिवाइड करने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। मैंने कई बार प्रैक्टिस सेशन में इससे क्वेश्चंस लिए हैं और आप लोगों ने गलत भी किए हैं, ठीक है। तो सीखिएगा। जैसे पूछ देगा ईच क्या है, मैंने कह दिया अगर कि ईच ऑफ अस में ईच क्या है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया और
पूरा सेंटेंस भी बताऊंगा, लेकिन जैसे मैंने लिखा है ईच ऑपस, तो ईच क्या है, तो आपको बताना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर हो गया? ऐसे आइदर हो गया, दो के लिए, ठीक है, नीदर, ना के सेंस में एवरी, नन, ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे, अभी बस इनके ये याद रखना कि कौन क्या है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर ईच था केवल, लेकिन ये ईच अदर। रेसिप्रोकल जो होता है वो ये क्या होता है? आदान प्रदान की बात करता है। वी लव ईच अदर, वी लाइक ईच अदर, वी हेट ईच अदर, जो भी है एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दो के सेंस में आता है, दो लोगों के बीच में ईच अदर लगता है, दो से ज्यादा के लिए वन एंड अदर का हम यूज करते हैं, इतनी बात आपको पता है। इसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल बोलेंगे। कैसे? मैंने कहा वी लव ईच अदर, और फिर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया और पूछा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको बताना है कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, कभी कभी लगता है सर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्यों हो सकता है? तो पहली बात तो ईच अदर है, ये रेसिप्रोकल तो हो ही गया, आदान प्रदान की बात कर रहा है। और ये देखिए क्या है? वर्ब है, और वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? ये तो नाउन होता है, यह प्रोनाउन होता है। बस सिंपली बात, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो जितने भी ये सेल्फ वाले और सेल्फ्स वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन सेल्फ और सेल्फ्स वाले एम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं। तो दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा जब मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। मैंने अगर एक सेंटेंस दिया आपको, मैंने कहा आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये माई सेल्फ है, ये बता रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्सिव जो है वो रिफ्लेक्ट वर्ड से बना है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? इस प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि मैंने आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, यानी ये कार्य मैंने स्वयं किया है। लेकिन जब बात देखेंगे आप इन इम्फैटिक के देखेंगे, तो इम्फैटिक में भी क्या होता है? माई सेल्फ होता है, अवर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, ये सारी चीजें रहती हैं। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। तो पहचानेंगे कैसे? आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद, जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ठीक है, यानी मैंने स्वयं ने ये कार्य किया है। यानी यहाँ पर जो माई सेल्फ सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आया है, ये इसको एम्फसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है। तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी चीज है, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कह दूं कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई, तो ये इसको भी एम्फसाइज कर रहा है कि भैया उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बगल में ये दिया हो तभी वो एम्फेटिक होगा। ये देखना है हमें सेंटेंस में कि ये इस पे जोर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, उस हिसाब से हम तय करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि ये एम्फेटिक है। और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे अभी, ठीक है। अब इतना केवल जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है जो अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति का निश्चित कोई आकार, मतलब कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होता है। जैसे मैंने कहा एवरीबॉडी, यानी कि सभी लोग, प्रत्येक लोग। तो ये कौन लोग हैं? नहीं पता हमें। समबडी, कुछ लोग, पता नहीं कौन से हैं। नोबडी, कोई नहीं, पता नहीं। एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, है ना। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सारे के सारे क्या? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। लेकिन होता है क्या कि देखिए यूजेस के ऊपर होता है। फ्यू क्या है? फ्यू कुछ कुछ जगह पर आप देखेंगे कि ये आपका डिटरमाइनर भी बन जाता है, ये आपका एडजेक्टिव भी बन जाता है, ये आपका प्रोनाउन भी बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख करके हम समझ जाते हैं। अगर ये प्रोनाउन होगा तो इसके बाद में वर्ब आएगी, अगर ये एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद में नाउन आएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई। रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में,
ये खासकर एरर के एग्जाम में, एरर के फॉर्म में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब एक चीज़ अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसी ना किसी को रिलेट कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा राम लिखा यहाँ पर, फिर यहाँ में लिख दिया हु, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये राम जो होगा वो राम को बोलेंगे एंटीसीडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है एक तरह से कि रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववर्ती क्या है, तो पूर्ववर्ती है राम। और राम का ये जो राम को जो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, वो है हु। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो एंटीसीडेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेशन में आप लोग बहुत गलती करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो वो ये होते हैं हु, हुम, हुज और विच। देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं हु रिलेटिव भी है और यहाँ पर हु, तो जब ये हु आएगा, जब ये एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे होगा हु आर यू। तो यहाँ पर ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और जबकि यहाँ पर ये क्या था, ये रिलेटिव प्रोनाउन था, क्योंकि ये अपने साथ में एंटीसीडेंट लेकर के आता है। और ये कुछ लेकर के नहीं आता है, बल्कि अपने बाद में वर्ब लेकर के आता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ गई तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दिया कीजिए जहाँ पर भी आप जिस भी ग्रुप में करना चाहते हैं। इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं। ये सारा कोर्स आपको पूरे YouTube में कोई टीचिंग एग्ज़ाम के लिए फ्री में नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन मैंने सोचा है तो मुझे वो करना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, ये चार्ट है जो कि प्रोनाउन का चार्ट है, इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है, बेहद, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है और एक फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होता है। सिंगुलर में क्या क्या रहते हैं, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और जब भी मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कि ये नाउन लेकर के आएगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। और ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब जब ये पजेसिव प्रोनाउन है इसका मतलब है कि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं होगा, ये बात भी याद रखिएगा। कभी भी माइन कार मत कर दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो मैंने आपको बताया ही है ये। तो इसके बाद में फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, तो प्लूरल होता है वी। और फिर होता है ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है। और अवर है तो मैंने कह दिया अवर कार, हमारी गाड़ी, है ना, तो नाउन आएगा इसके आगे। फिर ये अवर से ये क्या, पजेसिव प्रोनाउन है, और इसके बाद में हमें कोई भी नाउन का यूज नहीं करना है, ये अवर सेल्व्स हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए इसके बाद है सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन में जो यू होता है, ये यू सिंगुलर की तरह भी काम करता है और साथ में प्लूरल की तरह भी काम करता है। कैसे बताता हूँ, तो देखिए पहले आपको समझना है यू, तो जब ये सिंगुलर है तो देखिए यू सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू ही रहता है, और पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है। और जब ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन लेकर के आएगा। और योर्स क्या है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, यानी इसके बाद में आपको कोई नाउन नहीं लेना है, ठीक है। और ये क्या है, योर सेल्फ है, सेल्फ लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये यू यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। अब देखिएगा ये देखिए सेकेंड पर्सन का यू क्या है, प्लूरल है, लेकिन यू सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में आप देख रहे हैं योर हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन में योर्स रहता है। जो चेंजेस आते हैं वो रिफ्लेक्सिव में आता है। अगर यू प्लूरल है तो ये हो जाएगा योर सेल्व्स हो जाएगा, और जब ये सिंगुलर था तो ये था योर सेल्फ था, ठीक है। हाँ पेशेंस के साथ पढ़िएगा, ठीक है। हाँ पेशेंस नहीं रखेंगे, आपको लगता है ये मुझे आती हैं या मुझे ये कैसे याद होगा, बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो मज़ा पढ़ाई में ढूंढना चाहिए। मज़ा पढ़ाई में आता नहीं है, मज़ा पढ़ाई में ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और वो जब तभी हो सकता है जब आप फोकस होते हैं मुझे सीखना है। अब देखिएगा थर्ड पर्सन में क्या है कि थर्ड पर्सन में आप जानते हैं ही, हिम, ही क्या सब्जेक्टिव, हिम क्या ऑब्जेक्टिव, हिज क्या है, तो हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर हिज पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पहचानेंगे कैसे, तो इसके बाद में नाउन आएगा,
और इसके बाद में नाउन है, नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हिमसेल्फ होता है, क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। इसके बाद देखेंगे शी, हर और हर। ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव हर, और पसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, हर्स हो जाता है, हर्स, एस लग जाता है। ठीक है, और हर सेल्फ हो जाता है। और फिर ये इट, इट और इट्स। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, लेकिन पसेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है। कभी भी आप इसको ऐसे इट्स मत कर दीजिएगा, इसका ये मतलब पसेसिव प्रोनाउन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब तो होता है इट इज होता है, या आप इसको इट हैज़ भी बोलते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। और फिर इट सेल्फ होता है, क्लियर है। प्लूरल में क्या है, दे है, देम है, देयर है, देयर्स क्या है, पसेसिव प्रोनाउन है, और देम सेल्व्स है। तो ये चार्ट आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से, अगर आपने केयरफुली सुना भी है ना तो भी आपको लर्न हो जाएगा। और याद करने वाला पॉइंट ये है कि पसेसिव एडजेक्ट प्रोनाउन कभी भी इट का नहीं होता है। इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ना है कि बी की फॉर्म, बी का मतलब होता है कि बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब क्या है, बी की फॉर्म है। जब आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट में क्या होता है, तो बी होता है और एम होता है और आर होता है। पास्ट में क्या होता है, तो ये वॉज होता है और वर होता है। थर्ड में क्या होता है, तो थर्ड में बीन होता है। फोर्थ में क्या होता है, तो बीइंग होता है। और फिफ्थ में क्या होता है, तो फिफ्थ में इज होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, ये तो पता है आपको, फिर भी मैंने रिवाइज करवा दिया। तो देखिए बी के बाद में अगर आएगा तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। यानी अगर बी के बाद में कोई प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा इट वॉज, वॉज क्या है, देखिए बी की फॉर्म है, और इसके बाद में प्रोनाउन आया है तो देखिए मी नहीं आएगा, मी गलत है, क्या आएगा, इट वॉज आई। फिर हु हैड हेल्प्ड यू। ठीक है, अब ये सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि मैंने क्या कहा, बी की फॉर्म के बाद यदि प्रोनाउन आएगा तो क्या आएगा, वो आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्योंकि अब भाई अगर देखिए प्रोनाउन आया तो मैं बात कर रहा हूँ ना, वरना कह दूंगा, मैं कह दूंगा इट इज रेनिंग। अब यहाँ थोड़ी आप कुछ लगा देंगे, तो प्रोनाउन आया ही नहीं है, यहाँ तो वर्ब आई है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यदि बी की फॉर्म के बाद में प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस का आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ब है तो वर्ब के बाद में जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कभी कह दूं कि आई लाइक यू, अब यू का तो सब्जेक्टिव केस आप जानते हैं कि यू ही होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। तो आपसे पूछ ले कि ये सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप जानते हैं कि ये वर्ब है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि शी सेंट मी अ लेटर, शी क्या है, सब्जेक्ट, वो आपका सब्जेक्ट है। सेंट क्या वर्ब है, तो मी क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। और देखिए आई होता है सब्जेक्टिव और मी होता है ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस आया है। द टीचर स्कोल्डेड यू, अब यू अगर देखिए आया है तो यू यहाँ पर मैंने आपको कहा यू आपका सब्जेक्टिव केस भी होता है, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। हम कैसे पहचानेंगे, तो हम ऐसे पहचानेंगे कि स्कोल्डेड क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यू आएगा। यानी यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और देखिए एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। कभी भी यू देखिए एग्जाम में कैसे देगा, एग्जाम में दे सकता है कि द टीचर स्कोल्डेड यू एंड आई कर देगा। तो ये आप क्या करेंगे ना, आप ये सोचेंगे अरे वही 1 2 2 3 1 सिक्वेंस मिलाने लग जाते हैं, 1 2 3 यही सोचते हैं, और फिर सोचते हैं ये 2 आया है 1 आया है, ये 2 है ये 1 है, ये तो सही है। सही कैसे हुआ, ये तो वर्ब है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है और एंड से जुड़ा है तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी यू एंड मी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गया ना। सारे डाउट यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे अगर आप मन से पढ़ रहे हैं,
फ्री में देखिए, मैं फ्री करके मैं जानता हूँ कि कभी कभी फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, बहुत लोग वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर एक स्टूडेंट भी मन से पढ़ रहा है तो मेरी मेहनत सफल है। मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ। एक विद्यार्थी भी पूरे मन से पढ़ रहा है और मन ही मन कह रहा है कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वीडियो बनाई, आपने हमारे लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाया, तो जान लीजिए वो ब्लेसिंग मेरे लिए सारी गुरु दक्षिणा से बढ़कर है। तो बस इतना जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये भी याद रखना है। जैसे मैंने कहा कि माई मदर डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन, बिटवीन यहाँ पर क्या है, प्रेपो है, और प्रेपो के बाद यू देखिए आ गया फिर से, तो यहाँ पर यू कर दिया तो यू क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर अगर आई कर देता तो गलत हो जाता, क्योंकि बिटवीन के बाद प्रेपो के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मी सही है, क्लियर हो गया। अब देखिए एवरी वन वेंट टू द पिकनिक बट हर, यहाँ पर जो बट है ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है। तो जब ये प्रेपो है तो देखिए शी का, सी क्या है, सी होता है सब्जेक्टिव केस और हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस आया है। और याद रखिएगा यहाँ पर बट क्या है, ये बट कंजंक्शन है, यहाँ पर बट प्रेपो नहीं है। बट दो तरह से काम करता है, एक होता है कंजंक्शन और एक होता है प्रेपो। और जब ये प्रेपो होता है तो इसका मतलब होता है के सिवाय, यानी के बजाय। और जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है लेकिन, चूंकि, परंतु, किंतु, है ना। लेकिन, चूंकि, परंतु, किंतु, सामने वो आती है, दिल में धड़कन, मुंह में जुबान, सांसें रुक जाती हैं, गाना सुना होगा पार्टनर मूवी का, वही याद आ गया मुझे। चलिए कोई बात नहीं, मजाक की बात थी ये तो, ठीक है। अब देखिएगा ही इज वेल ऑफ, बट कंजंक्शन आया ना, इसलिए देखिए सेंटेंस में देखिए शुरुआत भी सब्जेक्ट से हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कंजंक्शन है, यहाँ आप हिम इज माइजर तो नहीं लिखेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव केस तो लिखेंगे नहीं। तो ये सिंपल सी बातें थी, कुछ पॉइंट वाइज ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एरर में पूछता है तो हमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमको ईजी लग रही होती हैं, लेकिन जब लॉजिकली हम अप्रोच कर पाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये बहुत ज़रूरी है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं आपको पता है कि मैंने बताया, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और जब ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं तो ये अपने साथ में नाउन लेकर के आएंगे, क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन है, और जब पजेसिव प्रोनाउन है तो ये अपने साथ में नाउन लेकर के नहीं आएंगे। जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये अपने साथ में नाउन लेकर के नहीं आएंगे। देखिए जैसे मैंने कहा माइन इज अ, अभी कंफ्यूज नहीं करूं, थोड़ा वेट कराऊंगा आपको, है ना, थोड़ा वेट कीजिए, पहले और चीजें समझ लीजिए। जैसे देखिए पजेसिव, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, पजेसिव नाउन है। अब क्या बोल रहा हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर माइन लिखा हुआ है तो माइन में ही, यानी पजेसिव प्रोनाउन में ही एडजेक्टिव और नाउन इंक्लूड रहता है, ठीक है। क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। जैसे मैं अच्छा बता देता हूँ, चलिए मैंने कहा माइन इज अ न्यू कार, ये सेंटेंस गलत है या सही? कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन के बाद में वर्ब आता है तो आ रहा है, और इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि माई कार इज अ न्यू कार। लेकिन आपको मैंने कहा था कि माइन में पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन इंक्लूड रहता है, इस वजह से इसको हम नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं, वरना सेंटेंस में कार कार बार बार रिपीट होगा। तो माइन इज अ न्यू कार, ये भी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैं कह दूंगा अवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिएगा, अब चीजों को और समझिएगा। जैसे माई बाइक इज रेड एंड योर्स बाइक इज ब्लैक, तो मेरी जो बाइक है वो कैसी है, रेड है, और तुम्हारी जो बाइक है वो कैसी है, ब्लैक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना, बाइक बाइक रिपीट हो रहा है। फिर लिखा है माई बाइक इज रेड एंड योर बाइक इज ब्लैक। अब देखिए योर्स यहाँ पर लगा हुआ है, और योर्स क्या है, ये योर्स क्या है, देखिए पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन है
तो उसके बाद में नाउन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है, इट मीन्स कि ये रॉन्ग है। क्या कहा मैंने? रॉन्ग है। फिर ये बताइए कि राइट है कि रॉन्ग है। लॉजिकली देखेंगे, माई बाइक इज रेड एंड योर बाइक इज ब्लैक, ये सही है। भले यहाँ पर बाइक बाइक रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पर भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें एक वीक एरर आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? वीक एरर मान सकते हैं। इसलिए मान सकते हैं वीक एरर, क्योंकि आप बाइक बाइक को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इससे सेंटेंस की खूबसूरती खत्म हो जाती है। लेकिन अगर है तो ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने कहा माई बाइक इज रेड एंड योर्स इज ब्लैक, ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि योर्स में इंक्लूड हो गया क्या? योर प्लस बाइक, ये इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो ये वाला गलत था, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में कभी भी नाउन नहीं आता है। और आप देख रहे हैं कि योर के साथ बाइक, तो इसमें वीक एरर मैंने बताया। वीक एरर वो होता है जिसके बिना सेंटेंस में जो गलती अगर है भी तो हम काम चला सकते हैं। देखिए, कभी कभी सेंटेंस में दो एरर होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ तो समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दूँ। हाँ, अब देखिए, जैसे मैंने कह दिया कि माई बाइक इज रेड एंड योर बाइक, फिर यहाँ मैं कर दूँ आर, मान लीजिए मैंने कर दिया, तो अब आपसे मैंने कह दिया कि ये मैंने डिवाइड कर दिया, ये पहला पोर्शन, फिर कह दिया ये वाला पोर्शन, फिर कह दिया ये वाला पोर्शन, और फिर ये वाला। तो फिर आप ये नहीं कहेंगे सर यहाँ पर भी गलती और यहाँ पर भी गलती, ऐसा नहीं करेंगे। फिर आपको ये वाली गलती को ही देखना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरर है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और ये क्या है? वीक एरर है। तो वीक एरर को मिस कर देते हैं और जो स्ट्रॉन्ग एरर होता है उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई एरर नहीं होता है तो फिर वीक एरर को भी एरर मान लिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपनी बॉडी में भी हम कुछ चीज़ें रख लें, मतलब पानी पी लूँ मैं, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। 1 मिनट रुक जाता हूँ, फिर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ। ये सोचिए कि मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, अगर पूछता तो आपको और ज़्यादा समझ में आता कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। अब देखिएगा, अक्सर हमने ये रटा हुआ है कि एज या देन के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं, या हमने रट रखा है कि सब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। हमने कहा कि ही इज़ बेटर देन मी, नहीं सॉरी आई, मैंने कहा ही इज़ बेटर देन आई, क्योंकि हमने रट्टा मार रखा है कि देन के बाद आई आएगा। फिर मैंने कहा कि आई लाइक, अच्छा ये लिखा हुआ था, ठीक है, अभी आपको मज़ा आने वाला, देखिएगा। देखिए, एज और देन के बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस ही आता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी आ जाता है। जब मैंने ये पढ़ा रहा था मैं पेड में, तो मैंने बच्चों से पूछा तो वो भी गलत आंसर कर रहे थे, कुछ लोग कुछ सही कर रहे थे। अब देखिए, जैसे लिखा है वरुण इज एज हैंडसम एज, यहाँ पर मी लिखा है, तो ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। देखिए, वरुण इज एज हैंडसम एज, तो यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर प्रोनाउन आया हुआ है एज के बाद में, ये जो प्रोनाउन आया है, इसकी तुलना किससे होगी? तो इसकी तुलना होगी जो इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया उससे तुलना हो रही होगी। तो इसके पहले कौन आया? पीछे वापस जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि वरुण के पास जाकर के, यानी इस आई की तुलना इस वरुण से हो रही है। और वरुण क्या है? तो वरुण सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो इसका भी हिम हो जाता है ना। तो ये सब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से तुलना होगी। तो जब तुलना होती है तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना होती है और ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तुलना होती है। तो ये जो दिमाग में रट रखा है कि एज हो या देन हो, आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है, ये रट्टा छोड़ दीजिए। ये आपको मालूम चलेगा अगले वाले इसमें मालूम चलेगा। अब एक और देख लीजिए, आई एम मोर ऑनेस्ट देन हिम, तो देखिए यहाँ पर हिम नहीं ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी तुलना हो रही है इस आई से, और आई क्या है? आई एक सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, लिखा हुआ आई लाइक यू मोर देन शी।
अब देन के बाद में देखिए सब्जेक्टिव केस आया तो आपको लगेगा ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अब इसकी तुलना किससे हो रही है, ये वापस जाइए, क्या मिल रहा है, ये मिल गया, यू पहले मिल गया, जो भी पहले मिल जाए उसी की तुलना हो रही है, समझ लीजिए। तो शी के साथ हम पीछे जाएंगे तो मिल गया हमको यू, और यू क्या है, अब यू तो सब्जेक्टिव केस भी होता है, यू तो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन आपको पता है कि ये वर्ब है तो वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो मतलब यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना जब होगी तो यहाँ पर तो सब्जेक्टिव केस लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तुलना होगी तो ऑब्जेक्ट से होगी, और सब्जेक्ट की होगी तो सब्जेक्ट से होगी। ठीक है, आप गलती मत कीजिएगा, अब गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया है ना। सब्जेक्ट की तुलना तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की तुलना तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुलना आई की नहीं हो रही, आई कह रहा है कि मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मतलब यू की तुलना उससे हो रही है, यानी यहाँ पर हर आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। क्लियर हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, हाँ, और मत भूलिएगा जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है? क्या क्या नहीं भूलेंगे, जो ये नीचे लिखा हुआ है ये वाला, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स योर ड्यूटी। नहीं ड्यूटी निभाएंगे तो फिर मैं भी ड्यूटी कैसे निभा पाऊंगा, है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है। एक्चुअली जो ऑर्डर होता है वो एक तरह का मैनर होता है। क्या होता है? मैनर होता है। ठीक है, यानी किसको किस सीक्वेंस में खड़ा करें, एक मैनर है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ को आगे कीजिए, ये हमारा एक मैनर है। बड़े बुजुर्ग आगे आगे आ जाइए, ये क्या है? मैनर है। वैसे ही इंग्लिश में क्या होता है, प्रोनाउन को लिखने का एक मैनर होता है। जब भी सेंटेंस में तारीफ हो रही होगी या वो सेंटेंस सामान्य सेंटेंस होगा तो आपको हमेशा सीक्वेंस फॉलो करना है 2 3 1, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और वन पर्सन, यानी कि यू, ही एंड आई। कैसे? देखिए इसको एक से लॉजिकली समझिएगा। मैंने जैसे आप एक मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट में इंडिया की टीम जीत गई, विनर हो गई, तो जो कैप्टन धोनी है वो पहले अपनी तारीफ नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि फला खिलाड़ी जिसने अच्छा खेला उसकी तारीफ करेंगे, यानी यू की तारीफ करेंगे। फिर वो तारीफ करेंगे, बाकी लोगों की तारीफ करेंगे कि बाकी पूरी टीम ने खेला। ठीक है, तो जिसने बहुत अच्छा खेला पहले उसकी तारीफ, फिर बाकी पूरी टीम की तारीफ, और बाद में फिर अपनी तारीफ कि भैया हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये एक मैनर है। जब भी अच्छी चीज़ें होती हैं तो हमें क्रेडिट देना चाहिए, पहले अपने साथी का, फिर बाकी दूसरे लोगों का, कि मेरे माता पिता की वजह से ना, और मेरी पूरी परिवार की वजह से मुझे बहुत सफलता मिली है। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में कि हाँ मैंने भी मेहनत की है। और जब गलती हो जाए, एक्विजेशन यानी आरोप लग जाए, तो सबसे पहले बोलिए कि हाँ मेरी गलती है, इट्स माय फॉल्ट। ये नहीं कि आप दोस्त को पिटवा दें कि नहीं इसकी गलती है, ये हम लोग बचपन में करते थे, ये मैनर नहीं है। मैनर ये कि मेरी गलती, मेरी फॉल्ट है। ठीक है, अब चूंकि शामिल तो तीनों लोग हैं तो पहले हम पिटेंगे, अब हम पिटेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम अपने दोस्त को पिटवाएंगे कि सर ये भी है, उसको भी पीटिए, फिर उसका नंबर आएगा। यानी पहले हम नपेंगे, फिर मेरा दोस्त भी नपेगा, और बाकी फिर बचे हुए भी लोग पिटेंगे, वो भी तब जब आरोप या नेगेटिव सेंस की बात हो रही होगी। क्लियर हो गया? ये आप जानते होंगे, मैंने फिर भी क्लियर कर दिया आपको। इसके बाद थोड़ा सा ये जो दिस और इट का यूज़ है, इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। जो दिस का यूज़ करते हैं हम, वो किसी बीच के किसी वस्तु की समीपता यानी पास होने का बोध करवाता है। देखिए जो दिस होता है ये सिंगुलर होता है और पास के लिए डिनोट करता है, पास की वस्तुओं को। ठीक है, जो दैट होता है वो सिंगुलर होता है और दूर की वस्तुओं के लिए डिनोट करता है। और जो दीज होता है ये प्लूरल होता है और ये पास की वस्तुओं को डिनोट करता है। जो दोज होता है ये प्लूरल होता है और ये दूर की वस्तु को डिनोट करता है, कि दोज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, है ना, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन एक खास बात ये भी है कि दिस के बाद में आप सीधा, यानी दिस जो है यदि एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसके बाद में आप वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे मैं कह दूं कि दिस बुक
इज माइन। तो यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या है, दिस है, और दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन इट के मामले में एक खास बात ये है कि इट के बाद है, जैसे दिस के बाद मैंने कहा कि आप नाउन का यूज़ कर सकते हैं जब दिस एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा होगा, लेकिन इट के बाद कभी भी आप नाउन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कभी आप इट बुक नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो यह याद रखिएगा, जैसे लिखा हुआ है दिस बुक इज़ योर्स, ये सही है, लेकिन इट बुक इज़ योर्स हो जाए तो यह गलत है, जबकि दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। फिर भी दोनों में डिफरेंस यही जो मैंने आपको बताया, ये पास के लिए यूज़ होता है, और ये इट को तो आप कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट भी बना देते हैं जब कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता हमको। और दूसरी चीज़ ये कि इट के बाद में कभी भी आप नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें? वेरी गुड। चलिए, अगर क्लियर हो जाए करे ना तो मुस्कुराते रहा कीजिए, स्माइली किया कीजिए, स्माइली कमेंट में डाल दिया कीजिए, क्योंकि जब हम पूरे मन से पढ़ रहे होते हैं, बहुत खुशी मन से पढ़ रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए जड़ी बूटी जैसा काम करता है, दवा जैसा काम करता है। दिल और दिमाग, देखिए पढ़ने के 3 तरीके हैं, दिमाग से हेड का यूज़ कीजिए, हार्ट का यूज़ कीजिए और हैंड का यूज़ कीजिए। अगर वाकई में आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और सच में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 3 एच को फॉलो करना होगा, हेड, हार्ट एंड हैंड। दिमाग से पढ़िए, दिल से पढ़िए और कलम से लिखते रहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए ये क्या है, इट। देखिए इट का यूज जनरली हम एनिमल या थिंग्स के लिए करते हैं, एनिमल या थिंग्स के लिए करते हैं, यानी नॉन लिविंग के लिए करते हैं और एनिमल के लिए करते हैं, लेकिन बेबी के लिए भी कर सकते हैं, जबकि बेबी एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन क्यों, वो भी तब जब बेबी इतना छोटा है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, इतना छोटा बेबी है कि हमें उसके जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बेबी गर्ल है कि बॉय बेबी है, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप बेबी के लिए भी आप इट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और एज डमी का मतलब क्या है, एज डमी का मतलब यही है कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे मैं कह दूं बारिश हो रही है, तो बारिश तो सब्जेक्ट बन नहीं सकती, तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं इट को एज अ डमी, यानी इट इज रेनिंग। क्या बनाते हैं, इट इज रेनिंग टुडे। बारिश हो रही तो ये नहीं कर सकते कि रेनिंग इज टुडे, ये नहीं हम कर सकते, है ना, क्योंकि बारिश होना एक तरह की वर्ब है, एक तरह का क्रिया है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन में जो एपस्ट्रॉफी एस के पहले, मतलब पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी आप एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कभी भी जैसे योर्स लिखा रहता है तो अगर कहीं भूल करके भी आपको योर्स दिख जाए, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। क्या होता है, योर्स होता है, हिज होता है, और इट का तो होता ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो कभी भी एपस्ट्रॉफी लग जाए तो ये गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, योर्स में कभी भी एपस्ट्रॉफी लगता या लास्ट में लग जाए वो भी गलत है, याद रखिएगा, एपस्ट्रॉफी लगाना ही नहीं है। ठीक है, मैंने इट को लेकर के एक क्वेश्चन यही वाला पूछा था पब्लिक प्रैक्टिस सेट में। आप यकीन मानिए कि 90% लोग रॉन्ग थे, है ना। तो किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत किया कीजिए। द बियर हैड रिंग अराउंड इट्स नोज। अब मैंने पूछ दिया था इट्स नोज, तो बहुत लोगों ने कहा सर ये वाला सही है, जबकि ये होता ही नहीं है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है, वो भी क्या होता है, ये होता है एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव ही है, क्यों, क्योंकि नाउन क्या है, नोज क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। इट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया, बढ़िया हूँ आगे। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले ये अब देखते हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहा पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो कोई बात नहीं है। वैसे भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ आप प्रेपोजिशन के बाद कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये देखिए प्रोनाउन यहाँ पर आ रहा है, सिंपल सी बात है, लॉजिकली अप्रोच कीजिए चीज़ों। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, यानी आपकी समस्या मेरे से अलग है। तो यहाँ पर जो माइन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, वेरी गुड। अब ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है सेपरेशन, फेवर और साइट एटसेट्रा के साथ पजेसिव केस का प्रयोग गलत है।
जैसे कि हमने कहते हैं, हम लोग बोलते हैं योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, तुम्हारा अलगाव मेरे लिए बहुत ही दुखदाई है। मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस गलत है। हमेशा आप बोलेंगे सेपरेशन फ्रॉम यू, यानी इस सेपरेशन के पहले आपको पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे आते हैं जैसे अगर तो। हालांकि आपको ये जानना जरूरी इसलिए भी क्योंकि मैंने कहा ना सेपरेशन फेवर ये पूछता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आई नीड योर फेवर प्लीज, तो ये गलत है। हम स्पोकन में बोलते हैं आई नीड योर फेवर, कभी भी ये नहीं बोलते हैं। राइट जो होता है वो होता है आई नीड फेवर ऑफ यू, क्योंकि आपको पता है फेवर के पहले पजेसिव का यूज नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई नीड फेवर ऑफ यू लिखेंगे, या आप ये बोल सकते हैं कि आई नीड फेवर फ्रॉम यू। फेवर के बाद फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं, फेवर के बाद ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, तो यहाँ दोनों सही हैं। लेकिन कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद फेवर का यूज नहीं करना है, मतलब कि आपको समझ में चीजें आ गई हैं। ठीक है, आई कभी भी ये मत बोलिए आई नीड योर फेवर, ये बोलिए आई नीड फेवर ऑफ यू, आई नीड फेवर फ्रॉम यू। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है इतने आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे मैं बार बार पसीना पोंछ रहा हूँ, जबकि सब कुछ चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इतना बहुत है आज के लिए। और वीडियो कैसी लगी, पसंद आती है तो प्लीज़ एक फीडबैक दे ही सकते हैं आप लोग। इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन फीडबैक देने के नाम पर बहुत कम लोग। तो इतना भेदभाव मत कीजिए, अपने टीचर का सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। कहते हैं ना कि हेल्प अस टू हेल्प यू, सपोर्ट अस टू सपोर्ट यू। हमारी मत सपोर्ट कीजिए, हमको हेल्प कीजिए, तो ही हम आपको भी हेल्प कर पाएंगे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर पसंद आता है तो एक लाइक और एक कमेंट और साथ में एक शेयर, इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं। इसी को मैं अपनी गुरु दक्षिणा समझ लूँगा, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, साथ में अपनी फैमिली का। बाय एंड टेक केयर।